नमस्कार छात्रों। आज के इस पाठ दैनिक जीवन में रसायन में हम अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं जो अम्ल और क्षारों की परिभाषाओं से संबंधित है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं हैं वो प्रस्तुत की अम्ल और क्षारों से संबंधित। तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 प्रकार की संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी। सबसे पहली जो संकल्पना थी वो आरेनियस संकल्पना, दूसरी संकल्पना जो थी इसमें ब्रांस्टेड-दलोरी संकल्पना, और तीसरी जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी वो थी लुईस अवधारणा। ठीक है, इन तीनों संकल्पनाओं ने अलग अलग प्रकार से अम्ल व क्षारों को परिभाषित किया था। तो एक एक करके हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो इसके अंदर संकल्पना प्रस्तुत की गई वो थी आरेनियस संकल्पना। आरेनियस ने अम्ल और क्षार को H+ आयनों के आधार पर परिभाषित किया था। देखिए, इसके अंदर उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर जिनको जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन मुक्त करते हैं। जो कौन से आयन मुक्त करें? H+ आयन मुक्त करे। जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन मुक्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl है, इस HCl को जैसे हमने जल के अंदर घोला तो ये H+ और Cl- आयनों के अंदर बदल गया। अब चूंकि इसने जलीय विलयन में H+ आयन दिए हैं इसलिए एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। इसके विभिन्न उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे HNO3 जो है इसको जैसे ही हम जल में घोलते हैं तो ये H+ और NO3 आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है। तो इसने यहाँ पर H+ आयन मुक्त किया है तो ये HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। फिर आता है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको हम बदलते हैं, जैसे ही हम इसको जल के अंदर घोलते हैं तो ये ऐसे CH3COO- और H+ के अंदर बदल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? अम्ल, क्योंकि इसने H+ आयनों को मुक्त किया है। उसी प्रकार से क्षारों के बारे में उन्होंने कहा कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्षार। क्या बोला जाता है? उनको क्षार बोला जाता है। ठीक है, इसके कई उदाहरण हैं, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने जल में घोला तो ये K+ और OH आयनों में मुक्त हो गया। अब इसने भी OH आयन मुक्त किए तो ये भी एक प्रकार का क्या है? क्षार है। इसी तरीके से NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी जैसे इसको जल में घोला तो इसने OH आयन मुक्त कर दिए। तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर OH आयन मुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहे हैं, वे सभी क्या कहला रहे हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो संकल्पना है वो पूर्ण रूप से सही नहीं हुई। कारण क्या था कि ऐसे कई प्रकार के पदार्थ हैं जिनके अंदर H आयन या OH आयन मौजूद नहीं होते, हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद नहीं होते। तो उनकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को हम लोग आरेनियस संकल्पना के द्वारा समझा नहीं सकती थी। इसके बाद में अगली जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी ब्रांस्टेड संकल्पना। ब्रांस्टेड-दलोरी ने अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत की थी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर वे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करें, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H। प्रोटॉन का मतलब क्या है? H। जो H का हाइड्रोजन आयन या H+ आयन, जिसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन, उन्होंने कहा कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन का दान करते हैं, वे तो कहलाएंगे अम्ल, और जो प्रोटॉनों को ग्रहण करे वो क्या कहलाएंगे? क्षार यानी बेस कहलाएंगे। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर हम देखें कि Ha जो एक प्रकार का अम्ल है उसकी अभिक्रिया हमने B से करवाई, तो इस अभिक्रिया के अंदर Ha अपना प्रोटॉन मुक्त करता है, प्रोटॉन का दान करता है, और ये किसको दे रहा है? B को।
यानी ये HA ने अपना प्रोटॉन दान किया है, इसलिए ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। और B ने प्रोटॉन ग्रहण किया है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जब इस HA ने अपना प्रोटॉन दे दिया तो यहाँ पर क्या बचा, A। ठीक है ना, ये A प्लस के रूप में A माइनस के रूप में बदल गया। तो ये जो A माइनस है वो इस अम्ल का सयुग्मी क्षार होगा। इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। परीक्षा में इस पर हमें अक्सर जो है सयुग्मी क्षार और अम्लों के जोड़े के बारे में पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी अम्ल और उसके सयुग्मी क्षार में H का अंतर होगा। तो यहाँ पर HA और A में अंतर कितने का है, A का। तो ये HA अम्ल है तो A माइनस इसका क्या होगा, क्षार होगा, सयुग्मी क्षार। इसी तरीके से B क्या है, ये क्षार है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण किया और प्रोटॉन ग्रहण करके ये किस में बदल गया, HB के अंदर। तो यहाँ पर ये B क्षार है तो HB इसका सयुग्मी अम्ल है। इन दोनों में भी देखिए अंतर कितना है, H का अंतर, B HB में कितना अंतर है। ठीक है। इसके और भी कई उदाहरण जो है वो हम ले सकते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं। इसके अंदर एसिटिक एसिड CH3COOH और H2O, जब इसकी आपस में अभिक्रिया हुई तो क्या बना, H3O प्लस और CH3COO माइनस बन गया। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे कि ये जो CH3COOH है इसने अपना क्या किया है, एक प्रोटॉन दान कर दिया H2O को। इसने अपना एक प्रोटॉन क्या कर दिया, दान कर दिया, किसको, H2O को। तो यहाँ पर ये जो एसिटिक एसिड है CH3COOH है, ये तो क्या है, अम्ल है। क्यों, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो प्रोटॉन दाता जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल। और H2O ने H प्लस ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आ गया, क्षार। ये क्या बन गया है, क्षार बन गया। अब देखिए यहाँ पर CH3COH ने जब इसका H प्लस को त्याग दिया तो यहाँ पर ये किस में बदल गया, CH3COO माइनस में। तो इस अम्ल का ये जो CH3CO माइनस है ये इसका क्या होगा, सयुग्मी क्षार हो गया। क्या हो गया, सयुग्मी क्षार। इसी तरीके से जल ने H प्लस ग्रहण किया है, यहाँ पर ये क्षार है, तो इसका जो सयुग्मी अम्ल होगा वो क्या होगा, H3O प्लस। क्या होगा, H3O प्लस। इसी तरीके से एक उदाहरण हम और लें इसके अंदर, H2O प्लस CO3 माइनस 2, जल और कार्बोनेट आयनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर H अपना H2O जो पानी है ये अपना एक H या एक प्रोटॉन है वो दान कर रहा है कार्बोनेट आयन को, CO3 माइनस 2 को, और ये बदल गया HCO3 माइनस और OH माइनस के अंदर। H2O ने अपना एक H इसको प्रदान कर दिया, तो यहाँ पर H2O प्रोटॉन दाता के रूप में काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अम्ल है। और कार्बोनेट आयन जो है यहाँ पर, कार्बोनेट आयन जो है ये क्या कर रहे हैं, H ग्रहण कर रहे हैं जल से, तो ये यहाँ पर क्या है, क्षार। तो इस प्रकार से जल जो है वो अपना एक H इसने छोड़ दिया तो ये किस में बदल गया, OH आयन के अंदर। तो यहाँ पर ये अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार क्या हो गया, OH आयन। और यहाँ पर कार्बोनेट आयन जो है वो एक क्षार की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या हो गया, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस। तो ये इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण जो है वो इसके अंदर पढ़ सकते हैं, जिसमें हम उनको अम्ल और उसके संयुग्मी क्षारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये भी विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद ही नहीं है, उनको ये जो संकल्पना थी वो समझा नहीं पाई। तो अगली जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी लुईस अवधारणा। कौन सी दी गई थी, लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा में ये कहा गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, अब बात किसकी आई, अभी तक तो हमने प्रोटॉन और H प्लस की बात की थी, लेकिन चूँकि हर पदार्थ के अंदर प्रोटॉन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन तो उन पदार्थों को हम जो है इलेक्ट्रॉन के देने या लेने के आधार पर उनको समझाया जा सकता है। तो लुईस ने इसी इलेक्ट्रॉन को आधार बनाकर उन्होंने
इस अवधारणा को समझाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन देने वाला जो होगा वो हमेशा क्षार होगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होगा, अम्ल होगा, और उन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया से क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे सभी पदार्थ जिनके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जिनके पास में मौजूद होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्षार। ठीक है, और जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी रहेगी उनको हम क्या बोलते हैं, हमेशा अम्ल। जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे हम पानी को ले लें, पानी के पास में H2O जिसके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्षार है। लुईस अवधारणा के अनुसार जितने भी धनायन होते हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉनों की हमेशा क्या रहती, कमी रहती है, तो वे इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में काम करते हैं, इसलिए वे अम्ल माने जाते हैं। जितने भी ऋणायन होंगे, जैसे Cl- है, जैसे O-2 है, S-2, वो सब क्या होंगे, उनके पास में इलेक्ट्रॉन पहले से पाए जाते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों संकल्पनाएं अम्ल व क्षारों को परिभाषित करती है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है। धन्यवाद।